गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी क्लोथिंग टेक्सटाइल की जो यूनिट चल रही है उसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे तंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। आप जानते ही हो कि वस्त्र की मूलभूत इकाई जो हमारा होता है क्या होता है? फाइबर होता है, जिससे हमारे कपड़े का निर्माण हुआ है। आज जितना भी आप कपड़ा देखते हो, पहनते हो, वो सब हमारे फाइबर से बने हुए हैं। यह फाइबर आता कहाँ से है, क्या क्या सोर्सेज हैं इनके, वो उसको हम आज पूरी तरह से देखेंगे। और ये समझ लीजिएगा कि ये जो क्लास हम लोगों का है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हर ईयर देखेंगे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक ना। इसको हम कितने भागों में बांट दिए हैं, कौन सा नेचुरल रेशा है, कौन मैन मेड है या आर्टिफिशियल है, कुछ अन्य रेशे हैं, तो इन सबको हम विधिवत पढ़ेंगे आज, ठीक ना। और पढ़ने के बाद जितना इससे हमें क्वेश्चन आंसर मिलेगा उसको करेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं कि हमारा तंतुओं के वर्गीकरण में पहला जो हमारा तंतु है उसको कितने भागों में बांटा गया है। फाइबर जो होता है उसको पहले तो दो भाग में हम बांट देते हैं, पहले प्रकृति के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और लंबाई के आधार पर। अगर हम इन दोनों को देखें तो उत्पत्ति के आधार पर हम जाएंगे तो हमारा जो प्रकृति से प्राप्त होता है प्राकृतिक तंतु होता है, और कुछ हमारे जो तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु होते हैं जिसको मानव ने बना रखा है, या तो इसको मैन मेड कहो या कृत्रिम कहो, ठीक ना। दूसरा जो होता है लंबाई के आधार पर होता है। लंबाई के आधार पर अगर हम रेशे को बांटें तो एक छोटा रेशा होगा और एक बड़ा रेशा होगा, ठीक ना। छोटे रेशे को हम स्टेपल कहते हैं, और उस अगर हिंदी की बात करें तो इसको देखो हम लघु में भी लघु आकार के धागे फाइबर भी कहे जाते हैं। और दूसरा जो होता है फिलामेंट होता है या दीर्घाकार होता है। फिलामेंट मतलब जो अविरल हो, जो हमारा अविरल धागा हो, ठीक ना, जो बहुत लंबे लंबे प्रकृति में पाए जाते हो। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे प्रकृतियों में एक अगर हम सिल्क को छोड़ दें तो बाकी सारे जो फाइबर हैं सेल्यूलोजिक है और सब स्टेपल हैं। ओनली एक सिल्क जो रेशा है वो फिलामेंट है, और जितना कृत्रिम रेशा आपका होगा वो फिलामेंट होता है, ठीक ना। तो हम एक एक चीज़ को, एक एक स्ट्रक्चर को हम अलग अलग बनाए हैं और अलग अलग चीज़ों को समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले ही हम फाइबर को दो भाग में बांट दिए हैं। कौन कौन से? एक उनका उद्गम किस प्रकार हुआ, उद्भव किस प्रकार हुआ। तो उद्भव किस प्रकार हुआ? एक हमें प्रकृति जगत से मिल गया और दूसरा कहाँ से मिल गया? लंबाई के आधार पर मिल गया, ठीक ना। प्रकृति जगत से भी मिला तो एक ने एक प्राकृतिक तंतु में आ गया और दूसरा हमारा जो है मैन मेड आ गया, ठीक। इसको हम देखिए, पहले हम देखते हैं ये प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दोनों को सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ठीक ना। पहला जो हमारा देख रहे हो आप, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो रेशे को हम तीन भाग में बांट देंगे, ठीक ना। कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में क्लासिफाई करेंगे। पहला जो है हमारा ये हमारा क्या है? हमारा प्राकृतिक तंतु है, ठीक ना। प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु को कितने भागों में हमने बांटा है? वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। ये तीनों कहीं ना कहीं आप देखेंगे, प्राणिज भी देखेंगे, खनिज भी देखेंगे, और हमारा ये आप वनस्पति देखेंगे। ये तीनों प्रकृति में मौजूद होता है, ठीक ना। प्रकृति में जितने भी वेजिटेटिव हमारे फाइबर्स होते हैं वो सारे सेल्यूलोजिक तंतु होते हैं, ठीक ना। जितने हमारे कपास हैं, लिनन है, जूट है, हेम्प है, रेमी, ये सब हमारा क्या है? ये सारे सेल्यूलोजिक हैं, ठीक ना। और सारे सेल्यूलोजिक होने के साथ साथ सारे स्टेपल तंतु हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका जो है, इसमें हमारा जो प्राणिज तंतु जो होते हैं, जो जंतु जगत से प्राप्त हमें रेशा मिलता है, वह सेल्यूलोजिक ना होके कौन सा रेशा होता है? प्रोटीन रेशा होता है। इसीलिए उसको प्रोटीन तंतु या प्रोटीन फाइबर के नाम से जाना जाता है।
एनिमल फाइबर को, ठीक ना। उसको भी हम कितने भाग में बांट दिए हैं। एक तो हमें ऊन प्राप्त होता है और सिल्क प्राप्त होता है। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु जगत में जितने भी भेड़ होती हैं, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, खरगोश है, ये जितने भी इसके अंदर आएंगे, वो जहाँ से हमारा वो वहाँ से जो रेशा प्राप्त होता है वो प्रोटीन तंतु होता है और सारे उलेन वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो होता है रेशम होता है। रेशम आपको पता ही है कि यह कीड़े से प्राप्त होता है। इसके जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, इसकी जो खेती होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसके खेती को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप पढ़ रहे हो, हम यहीं पे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए हैं, जैसे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। इसलिए जो क्लास है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को मिस मत करिएगा। 2-3 बार देखने के बाद सब एकदम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है खनिज तंतु में। खनिज तंतु को भी हमने 3 भाग में बांट रखा है, जो खदानों से मिलता है। किस किस भागों में बांटे हैं? 3 भाग में। कौन कौन सा है? एक तो हमारा एस्बेस्टस है, सोना है, चांदी है, जो आजकल यूज हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। इसके बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा आगे आपको बताते चलते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन क्लियर करिएगा। जो भी कोई दिक्कत होगी कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, जो पहले तो उत्पत्ति के आधार पर आप देख लिए। दूसरा जो हमने बांट रखा था लंबाई के आधार पर, ठीक ना। लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर देखियो 2 भाग में बांटे थे, स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल और फिलामेंट, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। अगर हम दीर्घाकार तंतु को लेते हैं, फिलामेंट को लेते हैं और लघु तंतु को लेते हैं, तो फिलामेंट को भी हम 2 भाग में बांट रखे हैं। एक तो मोनोफिलामेंट होता है और एक मल्टी फिलामेंट होता है, ठीक ना। इसको भी हम 2 भाग में बांटे। और ये ध्यान रखिएगा कि फिलामेंट जो फाइबर होता है वह सारे मीटर में मापे जाते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये किस में मापे जाते हैं? मीटर में मापे जाते हैं। और इनकी लंबाई जो होती है 1200 से 4000 फीट तक की होती है। समझ रहे हो ना? इसको मीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखेगा और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। ये भी समझ लीजिए कि रेशम और सभी कृत्रिम तंतु ये सब फिलामेंट होते हैं, अभी बताए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रेशम क्या है तो नेचुरल फाइबर जो हमें कीड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन ये हमारा क्या है? स्टेपल नहीं है। क्यों नहीं स्टेपल है? क्योंकि यह प्रोटीन तंतु है और एक कीड़े जो कोकून के रूप में हम प्राप्त करते हैं इसको, वह जितना धागा लपेटे रहता है, जब उसको हम प्रोसेस करते हैं, जब उसको पानी में गर्म डालते हैं, तो वो क्या करता है? अपना ढीला कर देता है उस पूरे रेशम को। और जब हम खींचते हैं तो वह इतने मीटर तक जाता है, मतलब 4000 फीट तक वो चला जाता है। अब जितना लपेटा रहेगा उसको खोलोगे तो क्या निकलेगा? अविरल धागा ही निकलेगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? उसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका देखो, अब क्या होता है? इस फिलामेंट को भी हमने 2 भाग में बांट रखा है। मोनोफिलामेंट को हम एक रेशीय तंतु कहते हैं और मल्टी फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? बहुरेशीय तंतु कहते हैं, ठीक ना। देखिए पेपर में उलझाता है फाइबर और फैब्रिक, यार्न, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। फाइबर, फैब्रिक, यार्न। फाइबर क्या है? तंतु है, रेशा है, ठीक। और फैब्रिक क्या है? कपड़ा है। यार्न क्या है? धागा है, ठीक ना। इन तीनों को देके उलझा देता है आपके क्वेश्चन को, जैसा कि पिछली बार भी उलझाया था। एक तंतु से, एक रेशीय तंतु क्या होता है? वह एक ही तंतु से बना होता है और बहुत ही मजबूत रेशा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोनोफिलामेंट कहते हैं। जैसे आपका नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ठीक ना। दूसरा क्या है? बहुरेशीय। अब एक रेशीय तंतु में आपका, एक रेशीय तंतु में कौन सा आ जाएगा? अभी रेशम भी आ सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है बहुरेशीय तंतु। बहुरेशीय तंतु का मतलब ही होता है कि एक के साथ एक से और अधिक धागे होते हैं। एक से अधिक रेशे को जब हम एक साथ मिलकर बंटते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं?
बहुरेशीय तंतु कहते हैं। क्लियर है यहाँ का? नेक्स्ट इधर देखिए, आप इधर ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपको मिलेगा यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। हमारे स्टेपल फाइबर की जो लंबाई होती है 1.5 से 18 इंच तक होती है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको 20 इंच तक भी मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती है। समझ रहे हो? तो इसलिए इसको स्टेपल कहा जाता है। दूसरा है, इसे इंच में मापा जाता है। रेशम के को छोड़कर सारे तंतु क्या होते हैं? स्टेपल होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी स्टेपल पढ़ रहे हो, कृत्रिम नहीं पढ़ रहे हो। आप किस में पढ़ रहे हो? वानस्पतिक जगत से पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ कृत्रिम नहीं है। वनली रेशम को छोड़कर जितने भी प्राकृतिक जगत में हमारा फाइबर मिलता है वह क्या है? क्या है? आपका स्टेपल है। बहुत ही इजी है आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल, बहुत ही आसान है, बस आप आराम से समझते चलो। कपास देखो, कपास जिसमें से कितना का होता है? 1.5 से 2.5 होता है। लिनन जो इतने 12 से 20 इंच का होता है। ऊन जो होता है 1 से 18 है ना, 20 के नीचे 20 तक ही इसकी लंबाई आती है। और रेशम को क्या कहा जाता है? रेशम को तो आगे भी पढ़ोगे कि रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। ये तो आगे भी आप पढ़ोगे, रेशम में हम खुद डीप में पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो, वहाँ उत्पत्ति के हमने आधार पर पढ़ लिया और लंबाई के आधार पर पढ़ लिया। उत्पत्ति के आधार पर अब हम किसको पढ़ेंगे? क्या था? हम इसको देखे हैं ना। अब इसको भी हम बांटेंगे वानस्पतिक जगत को। जो हमारा पहला था वानस्पतिक रेशा, उसको भी हम कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में बांट दिए। कौन सा? कुछ तो हमारे रेशे जो होते हैं बीज से मिलते हैं, कुछ उसके तने से मिलते हैं, कुछ उसके लीफ से मिलते हैं, ठीक ना। एक ही जो हमारा पेड़ है उसके अलग अलग भाग होते हैं, और उन भागों से जिन जिन भागों से हमें रेशा मिलता है उसके आधार पर उसका नाम पड़ जाता है, ठीक ना। तो पहला ही हमारा क्या है? बीज वाले सीड्स वाले हमारे कौन से रेशे होते हैं? तो पहला इसमें क्या है? कपास है और कापोक है, ठीक ना। कपास और कापोक तने वाले हैं। इसमें भी हम बताएंगे आपको कि कितने तने से मिलते हैं। पत्ते वाले हैं, पीना सीसल और मनीला या अबाका, इससे पत्ते वाले से मिलते हैं, ठीक ना। यहाँ क्लासीफाई आप इस तरह से समझ के फिर आगे हम धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम डीप में यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक ना। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जितना मेहनत करना था यहीं पे कर दिया है। आपको देखना है बीज वाले रेशे में क्या आया था? कपास और कापोक, ठीक। अब कपास के जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं? एक पौधा होता है, उसमें बीज होता है और उसके किनारे किनारे काटन से लिपटे होते हैं। और यूँ आप कह सकते हैं कि जो कपास हमारा रेशा होता है सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ रेशा होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। व्यवसायिक वर्ग जितने बिजनेसमैन हैं उसको एक स्वर्ण रेशा के अलावा सफ़ेद रेशे के नाम से भी जानते हैं जितने व्यवसायिक वर्ग है, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं बहुत शाइनिंग लिए हुए वाइट कलर के होते हैं, क्रीमी होते हैं, लेकिन जब उसको प्रोसेस में डालोगे तो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। बीज का इसे हम और किस नाम से जानते हैं? बीज के बाल के नाम से भी जानते हैं। कपास को रेशों का राजा कहा जाता है। अब रेशों का राजा क्यों कहा जाता है? जैसे मान लो रेशों का राजा इसको कहा जाता है कपास को, रेशम को क्या कहा जाता है? वस्त्रों की रानी कहा जाता है। अब ये समझोगे कि किस लिए कहा जाता है, तो यह रेशा जो हमारा कपास है, ठीक ना, हर फाइबर में मिक्स हो जाता है और हर फैब्रिक्स में इसका मिक्स करके निर्माण हो जाता है। तो जो हर रेशे में मिक्स हो जाता है उसको, इसीलिए उसको राजा कहा जाता है, समझ रहे हो। और बहुत ही आरामदायक भी होता है, तो इसलिए इसको
रेशों के राजा के नाम से, किंग ऑफ फाइबर के नाम से जाना जाता है। विश्व में भारत के उत्पादन के क्षेत्र में आप जान ही रहे हो कि दूसरा स्थान प्राप्त है। और यह क्या है? यह एक सेल्यूलोजिक रेशा है। देखो कोयार जो बीज है, ये तने, ये तो कोयार आगे पढ़ोगे, जो छाल नारियल के जो छाल से मिलता है, ठीक ना, नारियल के छाल से जो मिलता है, कभी कहीं कहीं इसको फल में दे रखा है, क्योंकि जो ये उसका जो ऊपर से हम निकालते हैं तना, वो उसके बीज से भी निकालते हैं और उसके तने से भी निकालते हैं, तो ये दोनों में आता है, इसलिए इस चीज़ को समझ रखिएगा। कापोक के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए कि कापोक क्या है। कापोक भी किससे प्राप्त होता है? कापोक के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कापोक के वृक्ष से प्राप्त होता है। इसके रेशे जो होते हैं ये कौन से होते हैं? क्रीमी होते हैं, ठीक ना, लेकिन ये जो होते हैं पीले रंग के रेशे होते हैं। किसके? कापोक के। और रेशे तो उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन इसमें सटने की क्षमता नहीं होती, जो आपस में जो सटने का गुण होता है फाइबर में, वो इसमें नहीं होता है, इसलिए इससे वस्त्र का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन जो भी इसकी चटाई बनती है, जीवन रक्षक पेटिक बनती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक ना। और उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत और वेस्ट इंडीज़ में इसका इस समय उत्पादन के क्षेत्र में इसका स्थान है। अब नेक्स्ट आप समझिए कि एक कापोक जो है, आगे कोई इसका चैप्टर नहीं है, तो कापोक से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इसी में से बन जाएंगे, ठीक ना। लेकिन कपास का क्या है? कपास अभी आगे आप बहुत डीप में पढ़ोगे, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, अब देखते हैं पत्ते वाले, बीज वाले तो पढ़ लिए, पत्ते वाले और तने वाले दो हमको पढ़ना है। पत्ते वाले आप देखते हैं, पत्ते वाले में भी हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है आपका पीना, सीसल और अबाका कहो या मनीला। मनीला नाम है, चूँकि अबाका के पेड़ से ये प्राप्त होता है, इसीलिए इसको अबाका भी कहा जाता है, ठीक ना। और ये भी आपके वनस्पति जगत में वनस्पतियों के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। यह केले की एक प्रजाति होती है, ठीक ना। जो हमारा अबाका है यह एक केले की ही एक प्रजाति है। इमेज देखोगे तो पता चल जाएगा। दूसरा है पीना। पीना क्या है? पीना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि पीना आपको मिलता कहाँ है, तो ये लाइन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीना अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। रेशे कैसे होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत वाइट कलर के होते हैं, शाइनिंग लिए होते हैं और बहुत चमकदार दिखेंगे, लेकिन इससे भी क्या होता है? वस्त्र निर्माण नहीं होता है। क्या क्या बनता है? बैग, चटाई, झोले इत्यादि के निर्माण में ये काम आता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन बनता कहाँ से है, कहाँ से प्राप्त हुआ और किसके निर्माण में, ये किस चीज़ का ये निर्माण करता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है सीसल। सीसल भी किससे प्राप्त होता है? सीसल नामक पौधे से प्राप्त होता है। सीसल किससे प्राप्त होता है? सीसल के पौधे से प्राप्त होता है। अभी जानते हो सीसल में एक और क्वालिटी होती है कि ज़मीन में इसका जो रेशा होता है यूजलेस नहीं हो पाता, क्योंकि जो ज़मीन से ही इसकी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक ना। ज़मीन से ही इसकी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और एक इसके किस काम में आता है? सुतली बनाने में, रस्सी बनाने में ये काम आता है। और ये तो अभी हम बता ही दिए हैं, इसके भी हमारे सतली और रस्सी और सुतली बनता है। और जानते हो जो मछुआरा जो नाव को में लगाए रहते हैं, बहुत मजबूत रस्सी होती है, ये किससे बनी होती है? इसी अबाका से बना होता है, ठीक ना। क्लियर हो रहा है? एक एक चीज़ को क्लियर पढ़िए, समझ रहे हो। एक भी लाइन अगर इधर उधर हुआ तो यही भूल जाते हो, यही मिस्टेक कर लेते हो। क्वेश्चन आंसर कराते हैं, हम देखते हैं ना कि आप यहीं पे मिस्टेक करते हो कि कहाँ कौन प्राप्त हो रहा है, कहाँ से किस भाग से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। इसमें का उसमें ले जाते हो, उसमें का इसमें ले जाते हो। एक और देखो आपका बचा है, चलो इसको पहले पढ़ लेते, पत्ते पढ़ लेते हैं और तने वाले पढ़ लेते हैं। तना खनिज पढ़ते हैं, उसके बाद वो तना वाला बहुत ही डीप है ना, पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसको आप लोग देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें है आपका
दो भाग में बांट रखे थे ना, 3 भाग में बांटे हो, वेजिटेबल, जांतो प्रोटीन और खनिज तंत्र। ठीक, अभी हम 2 पढ़ लिए हैं, उसमें कौन कौन सा पढ़ लिए हैं, कौन कौन सा पढ़ लिए हो आप? बीज वाला भी पढ़ लिए हो और पत्ते वाले पढ़े हो, तने वाला बाकी है आपका, उसको हम देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि प्रोटीन रेशे कितने होते हैं, प्रोटीन तंतु किसे कहते हैं। तो जो भी आपका जो फाइबर होता है जो एनिमल से मिले, ठीक ना, किससे मिले, जो एनिमल से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन तंतु कहते हैं। इसको हम 2 भाग में बांटे हैं। पहला है एनिमल से कौन मिला, सिल्क मिला, और दूसरा मिला आपका ऊल मिला, ऊल मिला। अब इसके जो ही जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखो हमने यही डाल दिया है, रेशम के अलौकिक उत्कृष्टता के कारण इसे वस्त्रों की रानी कहा जाता है। ये पहले ही बताए हैं कि रेशम को वस्त्रों की रानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक ना, बहुत ही खूबसूरत होता है। और यह दोनों ही क्या होते हैं, ताप के कुचालक होते हैं। कौन कौन सा, रेशम और ऊन। ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि रेशम और ऊन दोनों ही ताप के कुचालक होते हैं। तीव्र क्षार से यह नष्ट हो जाता है रेशम, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है बहुत ही यूँ कह लीजिए कि नाजुक प्रवृत्ति का होता है ये रेशम। इसके कीड़े का नाम बाम्बेक्स मोरी है, यहाँ पे गलत है ये चीज़, बाम्बेक्स मोरी, बाम्बेक्स मोरी के नाम से जानते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इस बाम्बेक्स मोरी का पालन कैसे करते हैं, किन किन किस किस प्रोसेस से हम करते हैं। कोकून की कंडीशन में इसको मार देते हैं। ये आप नेक्स्ट आपका है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रेशम का जन्मदाता कौन है, तो चीन है। भारत, चीन, जापान, फ्रांस से उत्पादन के क्षेत्र में ये तीनों जो क्षेत्र हैं अग्रणी हैं, ठीक ना। यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऊल जो है मेरिनो जाति की जो भेड़िया होती हैं उससे जो हम ऊन निकालते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊन होता है, बहुत उच्च कैटेगरी का ऊन होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे उच्च कैटेगरी का ऊन कौन सी भेड़ से प्राप्त होता है, तो किससे होता है, मेरिनो जाति के भेड़ से। कहाँ से होता है, मेरिनो से। या ये भी समझ लीजिए कि जो कंधे से पेट तक का भाग होता है वहाँ से जो भी हमारा ऊन प्राप्त होता है उत्तम कैटेगरी का होता है। उसके अलावा जो पीठ है और पैर का जो भाग होता है वहाँ से निम्न कैटेगरी का ऊन प्राप्त होता है। और अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊन का जन्म कहाँ से मिला, तो मेसोपोटामिया से मिला, ठीक ना। वहीं के गणेरियों ने कुछ भेड़ों को पाला और वहीं मेसोपोटामिया ही उसका जन्मदाता माना जाता है ऊन का। भारत में सबसे पहले जो ऊन का कार्य प्रारंभ हुआ वह कहाँ से हुआ, कश्मीर से हुआ। आज भी जो हमारा कश्मीर की जो पश्मीना शाल है बहुत ही उत्तम कैटेगरी की है और बहुत ही कॉस्टली मिलती है, ठीक ना। आज भी दूर दूर तक वह फेमस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, कश्मीर की पश्मीना शाल। बिक्यूना जो हमारा एक ऊँट का प्रजाति है, इससे जो रेशा मिलता है वह बहुत ही अच्छा रेशा मिलता है, बहुत सर्वश्रेष्ठ रेशा मिलता है। और इससे जो निर्माण होता है मिंक कोट का, वह पूरे विश्व की सबसे महंगी कोट होती है, ठीक ना। ये सारा आपको आगे पढ़ने की इतना छोटा छोटा क्वेश्चन ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इसीलिए हम यहीं पे आपको दे दिए हैं। ये सारे चीज़ को आप लर्न कर लीजिएगा ताकि इससे कोई क्वेश्चन आपका अलग ना हो। ये तो आपका एक नोट्स करके है कि सबसे पहले अभी हम बता ही दिए हैं कि सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन जो बना था कि सबसे पहले आपका रेशम का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ, तो चीन से। इसके पीछे एक दंत कथा भी आपको पता ही है कि जो चीनी रानी थी वह जो राजा को रिबन बना के भेंट की थी, वहीं से इसका उद्भव भी हम आगे बताएंगे आपको। कर्नाटक भी क्या है, रेशम का उत्पादन करने में अपना प्रमुख स्थान रखता है। अब देखिए जो खनिज तंतु तीसरा हमारा था कि खदानों से जो प्राप्त होता है, वह हम देखते हैं
कि उसमें भी 3 प्रकार के हमारे ये जो तीनों हैं इनको इनसे ही हमारा ज़्यादा रेशे का निर्माण होता है और यूज भी होता है, ठीक ना। सोना, चांदी और एस्बेस्टस। सोना जो है आपका बहुत ही कॉस्टली एक आपका खनिज तंतु है जो खदान से प्राप्त होता है, और इसमें ये कह लीजिए कि वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लटकनशीलता का अभाव होता है, ठीक ना। इसमें लोचमयता का अभाव होता है, लटकनशीलता नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये अब ब्रोकेट के वर्क में, जरी वर्क में इन तारों को क्या किया जाता है, पिघलाकर और एम्ब्रॉयडरी के काम में लाया जाता है, ठीक ना। अब तो इतना ये कॉस्टली, पहले तो इसका ओरिजिनल यूज होता था, अब इतना ये कॉस्टली हो गया है कि तांबे और तांबे के तार को सोने का लेप लिक्विड में क्या करते हैं, डीप कर देते हैं और उससे ही हम एम्ब्रॉयडरी का वर्क करते हैं, ठीक। धातु के अविरल जो सूत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को जरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जरी के नाम से। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अब जो अविरल सूत होता है खनिज का उसको हम क्या कहते हैं, उसी को जरी कहते हैं। उसी से जब हम वर्क करते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं, उसी को हम जरी वर्क कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका इसमें देख लीजिए, चांदी का जो प्रयोग होता है पहले तो बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे अगर हम एक काम करते हैं ना वर्क का, जरी का, तो इसके जो वस्त्र होते हैं काले पड़ जाते हैं, ठीक ना, चांदी का, इसीलिए इसका यूज़ बहुत कम है। और कुछ ही दिन में देखो काले भी पड़ जाते हैं, और इसके ज़्यादा प्रयोग कर लोगे तो वस्त्र भारी भी हो जाता है, तो इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस का, इससे ज़्यादा एस्बेस्टस का प्रयोग होता है, ठीक ना। ये देख ही रहे हो कि कहाँ से मिलता है हमें, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा व इटली में स्थित जितने भी चट्टानें हैं उससे ये हमें निकाला जाता है। इससे क्या बनता है, ध्वनि अवशोषक वाटर प्रूफ जैकेट, अग्नि जो फायर प्रूफ होता है वो सारे जैकेट इससे बनते हैं। तो एस्बेस्टस का यूँ कह लीजिए कि इन दोनों की अपेक्षा इसका भी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय इसका प्रयोग होता है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। इससे बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो, इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, इसलिए हम यहीं पे इतना दे दिए हैं आपको, ठीक। अब कल हम अगर पढ़ेंगे, जो कल हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको तने में सारा आ जाएगा, सबको हमको देखना है, सबको हमको लेकर चलना है। तो ये हमारा जूट जो है, लिनन है, हेम्प है, रेमी है, तो ये हम कल समझते हैं, क्योंकि आज ही अगर हम सब समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हौच पौच हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इतने को आज देखिएगा, जित क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक ना। हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।